नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम सीधे भारत के आर्थिक इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर चलते हैं जिसने रातों रात देश की पूरी व्यापारिक दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम 1956 के छठे संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर रहे हैं। पहली नज़र में यह सिर्फ एक उबाऊ कानूनी बदलाव या कुछ पन्नों का दस्तावेज लग सकता है ना? लेकिन असल में ये एक ऐसा ऐतिहासिक और ज़रूरी कदम था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक भयानक उलझी हुई आर्थिक अराजकता से खींचकर एक सुव्यवस्थित ढांचे में तब्दील कर दिया। आज हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं कि ये महाबदलाव कैसे और क्यों हुआ। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यापारी है जो एक राज्य में अपना सामान बनाता है और उसे दूसरे राज्य में बेचना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसका ट्रक एक राज्य के भौगोलिक बॉर्डर को पार करता है, नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। हर नया बॉर्डर अपने साथ एक नई रुकावट, एक नया अजीबोगरीब टैक्स और कागजों का एक नया पहाड़ लेकर आता है। ये सिर्फ सामान्य व्यापार नहीं रह जाता। ये ऐसा है जैसे हर राज्य की सीमा पर किसी पूरी तरह से अलग देश के साथ व्यापार करने की माथापच्ची की जा रही हो। इस तरह के माहौल में कोई भी व्यापार कैसे पनप सकता है? सच तो ये है कि एक समय पर हमारा देश बिल्कुल इसी भयानक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न का सामना कर रहा था। तो हमारा पहला खंड है 1956 से पहले टैक्स की अराजकता। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि 1956 से पहले का वो वाइल्ड वेस्ट जैसा दौर वास्तव में कैसा दिखता था। उस समय भारत में अंतर्राज्यीय व्यापार यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाने की कोई एक समान व्यवस्था थी ही नहीं। अलग अलग राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से मनमाने टैक्स लगाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर कोई अपना खजाना भरना चाहता था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? माल से भरे ट्रक हफ्तों तक बॉर्डर्स पर धूल फाक रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर राज्य का टैक्स अधिकारी अपनी अलग ही मांग रख रहा है। टैक्स में कोई एकरूपता नहीं होने की वजह से आर्थिक विकास जैसे रुक सा गया था। माल को बिना देरी के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। इस बात को समझने के लिए पुरानी व्यवस्था और नई जरूरत के बीच का ये भारी अंतर देखिए। एक तरफ अतीत की वो बुरी तरह से खंडित राज्य टैक्स प्रणाली थी जिसने व्यापार की अंतहीन समस्याओं को जन्म दिया था। कोई तालमेल नहीं, बस उलझने। और इसके बिल्कुल विपरीत समय की सबसे बड़ी मांग थी एक समान कराधान प्रणाली। पूरे देश को एक ऐसी मजबूत केंद्रीकृत शक्ति की सख्त जरूरत थी जो इस पूरी बिखरी हुई व्यवस्था को संभाल सके और उसे स्थिर कर सके। इसी गहरी जरूरत ने एक बहुत बड़े कानूनी हस्तक्षेप का रास्ता साफ किया। और यहीं से शुरू होता है हमारा खंड 2, छठा संशोधन अधिनियम। इस अराजकता को हमेशा के लिए खत्म करने और सिस्टम में स्थिरता लाने के लिए एक बेहद आधिकारिक कानूनी कदम उठाया गया। 1956 का छठा संविधान संशोधन अधिनियम उस टैक्स की उथल-पुथल का अल्टीमेट समाधान बनकर सामने आया। इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, संसद को अंतर्राज्यीय व्यापार पर टैक्स लगाने और उसे नियंत्रित करने की पूरी शक्ति सौंपना। इस कदम ने प्रभावी रूप से शक्तियों को राज्यों के हाथों से निकालकर केंद्र में स्थापित कर दिया। इसने उसी यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम यानी समान कराधान प्रणाली का निर्माण किया जिसकी देश को उस वक्त सबसे ज्यादा दरकार थी। अब आते हैं खंड 3 पर, नियमों में बदलाव। अब इस हिस्से में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कानूनी पन्नों की ये शब्दावली असल दुनिया में कैसे काम कर रही थी। दरअसल ये शक्तियों का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट लेन देन था। एक तरफ संघ यानी केंद्र सरकार को नई शक्तियां दी गई और दूसरी तरफ राज्यों की मनमानी शक्तियों पर ब्रेक लगाया गया। टैक्स अधिकार को ही ले लीजिए। केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय बिक्री और खरीद पर सीधा टैक्स लगाने का पावर मिल गया, जबकि राज्यों को स्वतंत्र रूप से टैक्स लगाने से रोक दिया गया। इसके अलावा व्यापार को परिभाषित करने का जिम्मा भी अब सीधे संसद के पास आ गया। यानी कौन सी बिक्री अंतर्राज्यीय मानी जाएगी, ये अब राज्य नहीं बल्कि संसद तय करेगी। लेकिन इस भारी भरकम बदलाव को कानूनी रूप से पक्का कैसे किया गया? इसके लिए संविधान के कुछ बहुत ही खास हिस्सों में सर्जरी की गई। सबसे पहले यूनियन लिस्ट में एक बिल्कुल नई प्रविष्टि 92A जोड़कर संसद को एक मास्टर चाबी दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ स्टेट लिस्ट की प्रविष्टि 54 को बदल दिया गया ताकि राज्यों की उन शक्तियों को बांधा जा सके जो व्यापार में रोड़ा बन रही थीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। संविधान के अनुच्छेद 269 और 286 में भी संशोधन किए गए। कुल मिलाकर इन सटीक बदलावों ने सुनिश्चित किया कि ये नई आर्थिक व्यवस्था सिर्फ एक विचार न रहकर देश का ठोस कानून बन जाए। तो
इसका सबसे अहम पहलू अब हमारे सामने आता है खंड 4 में, आर्थिक एकता का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीजें आपस में जुड़कर कैसे काम करती हैं और कैसे कानूनी बदलाव ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में पिरो दिया। ये एक लॉजिकल चेन रिएक्शन की तरह था। स्टेप 1, संसद को अंतर्राज्य व्यापार पर टैक्स लगाने की शक्ति मिलती है। इसके तुरंत बाद स्टेप 2, पूरे देश में एक समान कराधान प्रणाली अपने आप आकार लेने लगती है। और फिर आता है स्टेप 3, जो इसका अंतिम परिणाम है। इन सब के कारण हमारी आर्थिक एकता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाती है। सिर्फ एक संशोधन से शुरू हुई ये प्रक्रिया पूरे राष्ट्रीय बाजार को एक साथ जोड़ने में कामयाब रही। अगर आज हम निष्पक्ष रूप से मुड़कर देखें तो 1956 के इस संशोधन की विरासत सच में कमाल की है। इसने पूरे भारत में एक समान टैक्स प्रणाली की नींव रखी, जिससे रोजमर्रा का व्यापार बहुत आसान हो गया। जो राज्य पहले टैक्स के नाम पर आपस में लड़ते रहते थे, उनके बीच के आर्थिक विवाद काफी हद तक कम हो गए। व्यापार कराधान पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित हुआ और देश की समग्र आर्थिक एकता मजबूत हुई। और सच कहा जाए तो इस संशोधन ने ही वो जमीन तैयार की जिस पर दशकों बाद आधुनिक कॉमर्स और आज के जीएसटी जैसे सुधारों की इमारत खड़ी हो सकी। इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में पहुंचते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आर्थिक एकता हासिल करने का मतलब ये है कि हमें हमेशा राज्यों की स्वतंत्रता या स्वायत्तता का बलिदान देना पड़ेगा? ये एक बेहद नाजुक और जारी रहने वाला संतुलन है। एक तरफ है आधुनिक एकीकृत अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी केंद्रीय नियंत्रण, और दूसरी तरफ है राज्यों के अपने फैसले खुद लेने का अधिकार। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज भी बहस होती है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।